नमस्कार। कवि देव की चर्चा हम पिछले 2 भागों में कर चुके हैं और उनके 2 छंदों को हम पढ़ चुके हैं और उसका रसास्वादन कर चुके हैं। कवि देव का एक और कवित्व पाठ्यपुस्तक में है जिसका रसास्वादन हम आज करेंगे। उस कविता को हम पढ़ाएंगे। पहले ही मैं कह चुकी हूँ कि कविता का कोई एक अर्थ नहीं होता है, वह उसकी समझ एक सामूहिक होती है। हो सकता है आपकी कल्पना में इस कविता का कुछ और अर्थ भी सामने आए तो आप इसको जोड़ सकते हैं। कोई एक अंतिम भाव या अंतिम अर्थ कविता का कभी नहीं होता है और किसी कविता को समझने के लिए उस कवि के उस युग को भी जानना जरूरी है और आज की सामाजिक स्थितियों को भी जानना जरूरी होता है, तभी हम किसी कविता की पूरी समझ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो छंद जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कवि की एक दुरूह कल्पना है। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कवि जो है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ऐसे स्थान पर भी पहुंच जाता है जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच जाती है। तो कवि देव के इस कवित्व में कुछ ऐसी ही कल्पनाएं हमें दिखाई देती है। आइए इसको मिलकर समझाएं। कवि कहता है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उधदी ददी को सो अधिकाई उमगे आमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखिए देव, दूध को सो फैन फैलियो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे, प्यारे राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। कवि ने यहाँ तरह तरह की कल्पना की है। चांदनी रात का चित्रण है ये। पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहता है, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। चांदनी रात ऐसी लग रही है, चारों ओर वातावरण ऐसा लग रहा है जैसे सुधा मंदिर, अमृत का मंदिर, अमृत का घर। आप जानते हैं कि चांद की जो रोशनी है उसको भी अमृत कहा जाता है। तो उस चांद की अमृत रूपी रोशनी का जो घर है, मंदिर है, महल है, वह फटिक सिलानी, स्फटिक की शिलाओं से सुंदर बनाया गया है। स्फटिक एक ऐसा पत्थर माना जाता है जो पारदर्शी होता है और चमकदार होती है। तो कवि की कल्पना यह है कि चांदनी रात में, उस पूर्णिमा की रात में चांद की चांदनी ऐसी लग रही है जैसे वो चांदनी का घर स्फटिक की चमकती हुई आभा से युक्त शिलाओं से सुंदर बनाया गया है। आगे चलते हैं। कवि इतना ही नहीं, वो कह रहा है, उधदी ददी को सो अधिकाई उमंगे अमंद। ऐसा लग रहा है कवि को वो चांदनी रात कि जैसे उधदी यानी समुद्र, दधी यानी दही। इतना ही नहीं, कवि आगे कल्पना करता है कि एक दही का समुद्र जैसे उमड़ा चला रहा है, यानी चांदनी ऐसी उमड़ती हुई लग रही है कि जो बिना रुके एक दही का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। आगे कवि कहता है, बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव। कवि कह रहा है कि चांदनी ऐसी दिखाई दे रही है, सब पारदर्शी है, वो चांदनी सब साफ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव। अंदर और बाहर कोई दीवार नहीं है, कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही, यानी सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। इतनी पारदर्शी चांदनी है। आप कल्पना कीजिए, आज वो हम चांदनी देख सकते हैं? आज जो पर्यावरण का इतना प्रदूषण है, ऐसी चांदनी दुर्लभ है। लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि देव के ज़माने में
इतना पर्यावरण प्रदूषित नहीं था और चांद की चांदनी या चांद की रोशनी जो है वह साफ साफ दिखाई देती थी। वो कवि की कल्पना के साथ जुड़ के हम इसको समझ सकते हैं। अब आगे कवि कह रहा है, दूध कोसों फेन फैल्यो आंगन फरस बंद। जो सुधा मंदिर है, चांदनी का घर है, उसका फर्श जो है, उस फर्श पर बिछा हुआ फर्श बंद, जो फर्श पर बिछा हुआ कालीन कहिए या कुछ और भी कह सकते हैं, वह कैसा है? दूध कोसों फेन फैल्यो, दूध का जो झाग होता है ऐसा है कि वह फर्श बंद के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि वह चांदनी ऐसी लग रही है कि वह दूध के झाग की तरह पारदर्शी और तरल है। वह पारदर्शी है, तरल है, इसके साथ ही इतनी चमकीली और सफ़ेद है। उसकी उपमा उन्होंने दूध के फैन से, दूध के झाग से दी है। अब आगे लीजिए, ये जो 4 पंक्तियां हैं आगे की, इसमें कवि ने एक जटिल कल्पना की है। चांद की सुंदरता को और राधा की सौंदर्य को, दोनों को यहाँ सामने रखा है। आगे कवि कह रहा है, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिल मिली होती। जो आसमान है वह, उसमें चांद के आसपास तारे भी हैं, तो वह ऐसा लग रहा है जैसे उस चांदनी रात में कोई तरुणी चमकीली साड़ी पहने हुए हैं, झिलमिलाती साड़ी पहने हुए हैं। यानी तारे ऐसे लग रहे हैं झिलमिलाती हुई साड़ी पहने कोई तरुणी है, प्रकाशवान कोई तरुणी है जिसका रूप झिलमिला रहा है। कवि यह कल्पना राधा के बारे में कर रहा है कि चांदनी रात में राधा खड़ी है और तारों की तरह उसकी, वह उस तारों की चुनरी पहने हुए, तारों की साड़ी, झिलमिलाती साड़ी पहने हुए चमक रही है। यानी राधा का सौंदर्य भी बहुत ही आभा से युक्त है, बहुत ही चमकीला है। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। कवि आगे कल्पना करता है कि ये जो चांदनी रात में जो चांद के चारों ओर तारे दिखाई देते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई तरुणी वहाँ खड़ी हुई है झिलमिलाती हुई। कल्पना कर रहा है कवि कि राधा अपनी तारों की एक झिलमिलाती चुनरी या साड़ी पहने हुए, अपने सौंदर्य की आभा लिए हुए उस चांदनी रात में खड़ी है। राधा ने जो मोतियों की माला धारण कर रखी है, उस माला के मोतियों की चमक भी राधा के सौंदर्य की चमक से द्विगुणित हो गई है। मोतियों की चमक राधा के सौंदर्य से या राधा के आभायुक्त सौंदर्य से और ज़्यादा आभायुक्त हो गए हैं। मिलियो मलिका को मकरंद। मलिका एक सफ़ेद फूल होता है जो चमकदार और सुंदर सुगंधित होता है। तो पूर्णिमा की रात में वह जो राधा का एक सुगंधित सौंदर्य है, वह चारों ओर जो मल्लिका पुष्प का, जो बेले की किस्म का एक पुष्प होता है, चांदनी रात में वो पुष्पों की महक ऐसी लग रही है जैसे कि राधा का सौंदर्य की महक या राधा के सौंदर्य की खुशबू के रूप में वह मल्लिका का सौंदर्य भी, उस फूल की खुशबू भी उसमें शामिल है। मल्लिका को मकरंद, परागगण जिसको कहते हैं, कि वो सौंदर्य जो मल्लिका के परागगणों से जो खुशबू आ रही है, वो राधा के सौंदर्य की खुशबू से समन्वित हो रही है। आरसी से अंबर में, कवि आगे कह रहा है, आरसी से अंबर में, आरसी दर्पण को कहा जाता है। तो आरसी से अंबर में आभासी उजारी लागे। कवि कल्पना कर रहा है कि ये आसमान एक क्या है? दर्पण है, जिसमें वो राधिका की आभा दिखाई दे रही है, उजियाली आभा दिखाई दे रही है। और कवि को ऐसा लगता है कि प्यारी राधिका को
राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। चांद जो है वह राधिका का प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है। देखिए यहाँ कवि ने चीज़ों को उलट दिया है। उपमा अलंकार में ऐसा कहा जाता है, उपमान को उपमेय पर उपमेय की तुलना की जाती है, यानी चंद्रमुख कहा जाता है। चंद्रमुख की तुलना की जाती है तो उपमान हुआ चांद और राधिका का मुख हुआ उपमेय, यानी जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय कहलाता है और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान कहलाता है। यहाँ कवि ने उलट दिया है। सामान्यतः उपमेय से उपमान को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाता है, यहाँ कवि ने उपमेय को उपमान से ज़्यादा श्रेष्ठ बता दिया है कि राधिका का मुख उस चांद से ज़्यादा सुंदर है और चांद तो जो है राधिका के मुख का प्रतिबिंब है, छाया है, परछाई है। इस तरह कवि ने यहाँ एक नया चमत्कार पैदा किया, यानी राधिका के सौंदर्य को उन्होंने चांद से भी ज़्यादा बताया है, उस सुंदरता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है और यहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। इस तरह इस कविता में कवि ने चांदनी रात का वर्णन किया है, उस सौंदर्य का वर्णन किया है, साथ ही कवि ने राधा के उस सौंदर्य को भी चांदनी रात से जोड़ा है। कई अलंकारों का प्रयोग है, परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग यहाँ भी दिखाई देता है और चांदनी का वर्णन, पूर्णिमा की चांदनी का वर्णन, पूर्णिमा की रात का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। आज के कवियों में भी हम देख सकते हैं, शमशेर ने भी जो है चांदनी रात का चित्रण अपनी कई कविताओं में किया है और उसमें एक जगह उन्होंने भी आसमान को नीला आईना कहा है। एक नीला आईना बेठोस सी यह चांदनी, यानी आसमान एक नीला आईना है और तरल चांदनी उसमें दिखाई दे रही है। तो यहाँ बाद के कवियों ने भी आकाश को आईना बताया है। उसी तरह आज की कविता में आप देखिए, अज्ञेय ने भी चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहा है, हर युग में चांदनी रात का वर्णन हुआ। अज्ञेय कहते हैं, छिटक रही है चांदनी मदमाती उन्मादनी, कलगी मोर सजावले कास हुए बावले, पकी ज्वार से निकल शशों की जोड़ी गई फलांगती, सन्नाटे में जनवाक नदी की जगी चमक कर झांकती। ये एक चांदनी का दूसरी तरह का वर्णन है, यानी कि कवि ने अपने युग के अनुसार चांदनी का वर्णन किया। आज का कवि अपने युग के अनुसार करता है। हर युग के कवि ने इस तरह चांदनी का वर्णन किया है। शमशेर ने एक जगह पूर्णिमा का चांद के लिए भी कहा है, एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाब का चूमता है बादलों के झिलमिलाते स्वप्न जैसे पाँव। उन्होंने उस पीली चांदनी को गुलाब का दरिया बताया है, जो यहाँ देव ने किसका, दही का सागर कहा है। तो कवि विभिन्न तरह की कल्पना करता है और इसी वर्णन में ही खूबी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वर्णन करना, ये जो कथन है, जो कहा जा रहा है वह कैसे कहा जा रहा है, इसी तरह उस कथन की भंगिमा ही हर कवि को महत्वपूर्ण बनाती है, अलग बनाती है। इस तरह हमने इस चांदनी रात के सौंदर्य वर्णन में देखा है कि कवि की यहाँ कल्पनात्मक उड़ान हमें दिखाई देती है, अनुभूति की इनके सौंदर्य वर्णन में दिखाई देती है, अनुभूति की गहराई, अनुभूति की ईमानदारी, अनुभूति की तरलता, सघनता, ये सब हमें इस कवित्व में दिखाई दे रही है। चूँकि राधा गोरी है और वह चांदनी भी सफ़ेद चमकती हुई है, तो राधा के गोरेपन से उस चांदनी की तुलना भी कवि ने की है। इस तरह यह एक महत्वपूर्ण कविता है जिसका आस्वादन हमने आज किया। इस तरह हमने कवि देव के पाठ्यपुस्तक में संकलित तीनों छंदों को हमने मिलकर पढ़ाया, जाना, उसके बारे में जानकारी
प्राप्त की और कवि देव की काव्यगत विशेषताओं के बारे में जाना। उनकी काव्यगत विशेषताओं में संगीतात्मकता, ध्वन्यात्मकता, नाद सौंदर्य, ये सब हमें दिखाई देता है। ब्रजभाषा का सौष्ठव तो है ही।